गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का वेलकम हमारे इस चैनल में। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने रेसिस्टेंस तक समझा था, है ना। ओम्स लॉ से हमारा रेसिस्टेंस निकल आया था और रेसिस्टेंस में जो हमने जाना कि रेसिस्टेंस है क्या, तो ये प्रॉपर्टी है एक मटेरियल का जो बेसिकली क्या प्रोवाइड करता है, तो रेसिस्ट करता है फ्लो ऑफ चार्जेस इन द सर्किट। यानी सर्किट में जो चार्ज फ्लो हो रहा है उसको रोकने का काम कौन कर रहा है? रेसिस्टेंस कर रहा है। अब हम ये देखेंगे कि रेसिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है उनके बारे में। तो हम आते हैं पहले फैक्टर पे कि रेसिस्टेंस जो है डिपेंड्स ऑन किस चीज पे? तो लेंथ ऑफ वायर पे, लेंथ ऑफ वायर पे डिपेंड कर रहा है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमारा कि रेसिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? तो रेसिस्टेंस डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। रेसिस्टेंस हमारा डिपेंड करता है किन चीज़ों पे? तो डिपेंड ऑन टेम्परेचर, डिपेंड ऑन टेम्परेचर। ये हमारे टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा, टेम्परेचर घटाते हो तो टेम्परेचर घट जाएगा। मैं बताता हूँ, हर एक चीज़ों को बारीकी से एक्सप्लेन करूँगा। रेसिस्टेंस हमारा डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मटेरियल, कि किस तरीके का आपका मटेरियल है। इस चीज़ पे जो है ना हमारा बेसिकली रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। अब समझने वाली बात यह है कि ये इन चीज़ों पे तो डिपेंड करता है, मगर कैसे डिपेंड करता है? देखो, डिपेंड ऑन लेंथ ऑफ द वायर। तो रेसिस्टेंस हमारा यहाँ पे जो डिपेंड कर रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। यानी अगर लेंथ हम बढ़ाते हैं तो हमारा रेसिस्टेंस भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। अगर डिपेंड ऑन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो ये है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यानी कि अगर हम एरिया को बढ़ाते हैं, है ना, तो रेसिस्टेंस मेरा घट जाएगा, एरिया को घटाते हैं तो रेसिस्टेंस मेरा बढ़ जाएगा। मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से बताता हूं कि आप किसी पॉश इलाके में यानी भीड़भाड़ इलाके में जा रहे हैं जहां पे जो गली है वो सकरा है। अगर सकरा गली है और वहां से अगर आप पास हो रहे हो तो ऑब्वियसली आपको पास होने में कठिनाई होगी, आप गुस्से होगे, है ना, आपको रेसिस्टेंस ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। लेकिन यही चौड़ी गली है और उतने ही लोग उस गली में अवेलेबल हैं तो आपको वो क्या मिलेगा? खाली रास्ता सा मिलेगा, है ना। वहां पे आपको जाने में आसान, यानी वहां पे रेसिस्टेंस आपको कम मिलेगा। यानी बस जस्ट क्या हो गया? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ने से आपको ट्रैफिक कम मिल रहा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होने से आपको ट्रैफिक ज़्यादा मिल रहा है। इसलिए रेसिस्टेंस इज सिमिलर काइंड ऑफ द सिनेरियो। इसलिए रेसिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है और रेसिस्टेंस इज इन्वर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है। आप सोचो, लंबी दूरी है और भीड़ भाड़ इलाका है तो आपको ट्रैफिक ज़्यादा फेस करना पड़ेगा, है ना। यानी कि रेसिस्टेंस, आपको ऑब्स्ट्रक्शन ज़्यादा बढ़ रहा है, सीधी बात है। टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। आपको पता है कि जैसे ही टेम्परेचर रेज होगा, जो उसके मॉलिक्यूल्स होंगे या जिसके इसके एटम होंगे उसके रैंडम मूवमेंट होना चालू हो जाएंगे और रैंडम मूवमेंट होने से क्या होगा? कॉलिजन होगा और कॉलिजन होने की वजह से हीट जनरेट होगा, रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा, ठीक है। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से आपका रेसिस्टेंस भी इंक्रीज होता है। चौथे पॉइंट पे आते हैं कि रेसिस्टेंस हमारा मटेरियल पे डिपेंड करता है। आप किस तरह के मटेरियल को यूज़ करते हो? मैं बताता हूं आपको कि अगर आप सिल्वर यूज़ करते हो, सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। अगर आप सिल्वर का इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको ये बात पता है कि सिल्वर जो है अच्छा कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, यानी करंट का सप्लाई सिल्वर में बेहतरीन ढंग से होगा। आप अल्युमिनियम का इस्तेमाल कर रहे हो तो वहाँ पे क्या होगा कि करंट का सप्लाई उस तरीके से नहीं होगा जैसा कि आपने सिल्वर में देखा था। यानी कि यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन बढ़ गया आपका, यानी कि यहाँ पे आपका रेसिस्टेंस बढ़ गया है, ठीक है। तो रेसिस्टेंस हमारे इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, फर्स्ट पॉइंट, resistance is inversely proportional to area of cross section is second point। अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को कंबाइन करता हूं, कंबाइन इक्वेशन 1 एंड 2, तो मैं पाता हूं कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया हो जाता है। तो आपके पास जो है वो ये आ जाता है, ठीक है। अगर मैं इस प्रोपोर्शनल को हटा दूं, अगर मैं इस प्रोपोर्शनल को हटा दूं तो ये मेरा क्या आ जाता है? रो आ जाता है, ठीक है। और ये रो जो साइन आया है ये मटेरियल के लिए आया। तो अल्टीमेट जो आपका फॉर्मूला आता है R इज इक्वल टू रो L बाय ए।
मैं आपको लिख देता हूँ। एल जो है, जैसा कि मैंने बताया शुरू में ही, एल जो है लेंथ है, लेंथ ऑफ द वायर, और ए जो है वो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और जो ये रो आया है ये मटेरियल के रिस्पेक्टिव में आया। नेचर ऑफ मटेरियल की बात करेंगे, या मटेरियल में लिख देता हूँ सिंपली, मटेरियल पे डिपेंड करता है। तो आपके पास ये फार्मूला निकल के आता है। अब ये जो रो है बेसिकली कांस्टेंट टर्म के लिए आया, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कह सकते हो, या कांस्टेंट टर्म के लिए आता है। रो कांस्टेंट है, और यही रो को हम क्या कहते हैं, रेसिस्टिविटी भी कहा जाता है, रेसिस्टिविटी। अब इसी रेसिस्टिविटी को अगर हम आगे एक्सप्लेन करते हैं कि रेसिस्टिविटी क्या है क्या रेसिस्टिविटी, है ना। तो एक चीज़ तो समझ गया, रेसिस्टिविटी आया कहाँ से, मटेरियल से। अब मटेरियल के बेसिस पे हम डिफाइन करते हैं इसको, तो हम कह सकते हैं इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल that obstruct the flow of current in a circuit। ठीक है, ये भी सेम काम करता है, ऑब्स्ट्रक्शन का ही तो काम है, लेकिन ये मटेरियल का प्रॉपर्टी है। तो मैंने लिख दिया ना, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल दैट ऑब्स्ट्रक्ट टू द फ्लो ऑफ करंट। अगर आप इसके और एक डेफिनेशन को देखो तो आपको कहीं पे बुक्स वगैरह में मिलेंगे कि इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ इट इज़ डिफाइंड एज द रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय ए क्यूब ऑफ मटेरियल, ठीक है, ऑफ साइड 1 मीटर, है ना। ये देखने को मिलेगा व्हेन करंट फ्लोज परपेंडिकुलर टू इट्स अपोजिट फेसेस। तो ये भी देखने को मिलेगा, लेकिन मैं मानता हूँ कि ये सबसे बेस्ट और सिंपल सा डेफिनेशन है जो कि आपको आसानी से याद हो जाएगा कि ये प्रॉपर्टी है किसका, मटेरियल का, जो बेसिकली ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है करंट के फ्लो को। आई होप चीज़ें यहाँ तक आपको क्लियर हों। मैं सेम फार्मूला अगर मैं यहाँ लिखूँ, R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाय ए, तो मैं एक तरफ रो रख देता हूँ, बाद बाकी सबको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो आपको आता ही है, R इंटू ए डिवाइडेड बाय एल हो जाएगा। आपके पास क्या निकल के आया, तो ये फॉर्मूला निकल के आया, सॉरी, आपके पास जो फॉर्मूला निकल के आया वो कुछ इस तरीके का निकल के आया। इसको हटा ही देता हूँ मैं क्लियरली, रो को एक तरफ कर देता हूँ और मेरे पास R इंटू ए डिवाइडेड बाय एल निकल के आता है। ठीक है, अब मैं इस फॉर्मूला के बेसिस पे यूनिट भी फाइंड आउट कर सकता हूँ। जैसे रेसिस्टेंस R, इसका SI यूनिट होता है ओम, और एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर, और लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर। अगर मैं मीटर से मीटर को काट दूं तो मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा, ओम मीटर। यानी मैं कह सकता हूं द SI यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी इज ओम मीटर। आई होप चीज़ें यहाँ तक आपको क्लियर हो। एक नोट पॉइंट आपके लिए डालना बहुत जरूरी है कि नोट क्या है। तो बेसिकली रेसिस्टिविटी है ना, वो डिपेंड नहीं करता किन किन चीज़ों पे, तो लेंथ ऑफ द वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। डिपेंड किन पे कर जाता है, तो टेम्परेचर पे डिपेंड कर जाता है। तो रेसिस्टिविटी डू नॉट डिपेंड ऑन length of wire and area of cross section, but it depends on temperature on material। अगर मटेरियल में टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाए उस पर हमारा रेसिस्टिविटी, क्योंकि पूरी तरह से मटेरियल पे डिपेंडेंट है ना। अगर मटेरियल को टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो लेंथ से कोई फर्क नहीं पड़ता, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें ये ऑब्स्ट्रक्शन तभी डालेगा जब इसके टेम्परेचर में वेरिएशंस लाओगे आप। ठीक है, कितना भी बड़ा लेंथ ले लो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कितना ही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कितना ही कम ले लो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो रेसिस्टेंस पे फर्क पड़ेगा। रेसिस्टिविटी टोटली मटेरियल पे डिपेंडेंट है, यानी कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हम उसके मटेरियल के एटम्स को इफेक्ट कर रहे हैं, मटेरियल्स के मॉलिक्यूल्स को इफेक्ट कर रहे हैं, उसकी वजह से जो है ना प्रॉब्लम्स आएंगे।
ठीक है। तो ये जो रेसिस्टिविटी है हमारे लेंथ ऑफ वायर पे डिपेंड नहीं करता, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है तो सिर्फ टेम्परेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर ऑन मटेरियल पे डिपेंड करेगा। आई होप चीज़ें यहाँ तक आपको क्लियर हों। अब मैं आप पे आता है कि रेंज ऑफ रेसिस्टिविटी क्या होता है। तो बहुत अच्छे खूबसूरत चीज़ें क्या होती हैं, मेटल्स एंड एलॉयज। मेटल्स एंड एलॉय इज़ द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इनका रेसिस्टिविटी भी कम रहेगा। तो मेटल्स एंड एलॉय की बात करते हैं, मेटल्स एंड एलॉयज़ की बात कर दें तो इनका जो रेसिस्टिविटी है, रेसिस्टिविटी कितना हो जाता है, तो रेसिस्टिविटी होता है इनका 10⁻⁸ ओम मीटर टू 10⁻⁶ ओम मीटर। इसी जगह पे अगर आप किसी इंसुलेटर को ले लेते हो, ये तो कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, अगर आप किसी इंसुलेटर को ले लेते हो, इनका जो अगर रेसिस्टिविटी देखा जाए इंसुलेटर का रेसिस्टिविटी, तो ये आपको देखने को मिलेगा 10⁻12 ओम मीटर से लेके 10⁻17 ओम मीटर तक, ये आपको देखने को मिलेगा। आई होप चीज़ें यहाँ तक आपको क्लियर हो और समझ में भी आया हो। मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। देखो अभी तक हमने रेसिस्टेंस समझ लिया। रेसिस्टेंस क्या करता है, रेसिस्ट टू फ्लो ऑफ करंट, करंट के फ्लो को रेसिस्ट करता है, रोकने का काम यही है। इनके कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, तो ये लेंथ ऑफ द वायर पे डिपेंड करेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा और नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगा। मैंने बताया कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी लेंथ बढ़े तो आपका ऑब्स्ट्रक्शन ज़्यादा बढ़ेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को आप घटाते हो तो आपका रेसिस्टेंस बढ़ेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को बढ़ाते हो रेसिस्टेंस कम होगा। टेम्परेचर आप इंक्रीज करते हो रेसिस्टेंस बढ़ेगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स में मूवमेंट होगा तो रेसिस्टेंस ज़्यादा बढ़ेगा आपको। आपका रेसिस्टेंस जो है वो नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है कि किस तरह के मटेरियल का आप इस्तेमाल कर रहे हो इसका। तो अब मैंने दो फैक्टर को लिया, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन एंड आर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इनको जब कंबाइन करते हैं तो आर इज प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए आ जाता है, और इस प्रोपोर्शनल के जगह पे मेरे पास क्या आता है, रो का साइन आता है, और ये रो क्या है, तो बेसिकली मटेरियल को इंडिकेट करता है। ये रो कुछ नहीं, ये कांस्टेंट है ना, और इसी को नाम दिया गया रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। जब हम रेसिस्टिविटी के बारे में समझते हैं कि रेसिस्टिविटी क्या है, तो ये बस प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है जो क्या कर रहा है, ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है फ्लो ऑफ करंट को इन अ सर्किट में करंट के फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करने का काम रेसिस्टिविटी का है। और हम जानते हैं कि आर इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए, तो रो हम जैसे लिखेंगे सारे को बदलेंगे, इस साइड से साइड चेंज करेंगे, तो आर इंटू ए डिवाइडेड बाई एल। आर को ओम से मैंने इंडिकेट किया, ए से मीटर स्क्वायर, एल से मीटर। जब मीटर और मीटर स्क्वायर खत्म तो हमारे पास ओम मीटर आता है, क्या इसका यूनिट आता है, तो वही मैंने लिखा द एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी इज ओम मीटर। अगर मैं रेसिस्टिविटी को थोड़ा और समझूं कि रेसिस्टिविटी है क्या, तो रेसिस्टिविटी हमारा डिपेंड करता है किस पे, लेंथ ऑफ द वायर पे, और किस पे डिपेंड करता है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है। ठीक है, सॉरी डिपेंड नहीं करता है, उल्टा मैं बता रहा हूं कि रेसिस्टिविटी हमारा डिपेंड ही नहीं करता है लेंथ ऑफ द वायर पे, ये डिपेंड ही नहीं करता एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, ये डिपेंड किस पे करता है, तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ध्यान रखेंगे ये बात आप। रेंज ऑफ रेसिस्टिविटी की बात करते हैं तो एक कंडक्टर बोलो, मेटल्स बोलो या एलॉयज बोलो, जो कि विच इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो उनका जो रेसिस्टिविटी होता है 10⁻⁸ ओम मीटर से लेकर 10⁻⁶ ओम मीटर है। यानी कि आप देख सकते हो कि इसका रेसिस्टिविटी कितना कम है, यानी अच्छा करंट का फ्लो देता होगा। इंसुलेटर की बात करते हैं तो इनका रेसिस्टिविटी काफ़ी हाई होता है, 10⁻12 ओम मीटर से लेकर 10⁻17 ओम मीटर तक, वेरी हाई रेसिस्टिविटी। तो आपके कंडक्शंस को ये प्रोहिबिटेड कितना करेगा, कितना रोक लगाएगा। आई होप चीज़ें यहाँ तक आपको समझ में आया हो। समझ में आया तो आप कमेंट करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।